हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभावों से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। सारी डिटेल्स सर से जानने वाले हैं हम। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सबसे पहले आप अपना नाम और आप जो कर रहे हैं, आपका जो बिज़नेस है, उसका नाम हमारे भाइयों को बताएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मंगराज स्वामी है और मेरा एक वेस्ट मैनेजमेंट पे स्टार्टअप है जो अभी मैं 4 दोस्तों के साथ मिलके कर रहा हूँ। और स्टार्टअप का नाम है इको रैप, जो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो सुना होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आप सबसे पहले तो हमें बताएं कितने पढ़े लिखे हैं आप। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से फिज़िक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ और मेरे साथ जो 3 अन्य पार्टनर हैं वो IIT खड़गपुर से पास आउट हैं। अच्छा, आइडिया कैसे मिला सर? मुझे यही, आप कुछ और भी कर सकते थे, मुझे यही करना है, वेस्ट मैनेजमेंट पे ही काम करना है, आइडिया कहाँ से मिला? अब ये थोड़ा सा आंसर लेंथी हो जाएगा, बट फिर भी आप सुनना, कहानी रोचक है। मैं ग्रामीण परिवेश में बड़ा हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो माँ बाप की महत्वाकांक्षा होती है वो एक गवर्नमेंट जॉब तक होती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। इसी आशा के साथ मुझे भी घर वालों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया। तो वहाँ दाखिला लेने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर जो हम करते हैं कि मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट किया। जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे बड़े बड़े अभिनेता भी निकले हैं, जैसे मनोज बाजपेयी मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिज्ञ भी निकले हुए हैं। तो वहाँ से एक महत्वाकांक्षा पनपनी स्टार्ट होती है कि हाँ, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। एज सच कोई आइडिया तो नहीं था कि मुझे बिजनेस ही करना है, बट वो एक दिमाग में था कि मुझे कुछ सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और ही भी देखना है। तो इस दौरान मैं जैसे दिल्ली से एक मूर्थल करके जगह पड़ती है दिल्ली के पास, जो पराठों के लिए फेमस है। तो अपने मित्रों के, अपने दोस्तों मंडली के साथ मैं जाता रहता था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कचरे की बहुत बड़ी डंपिंग साइट है जिसको मुकरबा चौक डंपिंग साइट बोलते हैं। तो उस कचरे की डंपिंग साइट को देखकर मुझे लगा कि यार, हम अपने संसाधनों को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इसको दोबारा यूज़ में लेके हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर प्रेशर को कम कर सकते हैं। इनिशियली जो हम करते हैं वो गूगल के थ्रू कुछ R&D करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में मुझे भी एक जो बेसिक आइडिया आता है वो आता है कि यार, इंडिया में रिसाइकलर नहीं है सॉरी, कचरे को रिसाइकिल करने वाले लोग नहीं हैं। तो मैंने कुछ मित्रों की मदद से, दोस्तों की मदद से, बिना घर वालों को बताए एक रिसाइकिलिंग प्लांट वहाँ पे लगा दिया। बट फिर मुझे रिसाइकलिंग प्लांट जानने के बाद पता लगा कि इंडिया में जो भी रिसाइकलर है, जो भी कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं, वो सारा कचरा विदेश से इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको साफ़ सुथरा कचरा मिलता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कचरा आता है वो डंपिंग साइट, जो कचरे के ढेर हैं, कूड़े के ढेर हैं, वहाँ से बिना हुआ कचरा आता है, जिसमें सब्जी भी लगी होती है, जिसमें पानी भी लगा होता है। तो वो रिसाइकलर के किसी काम का नहीं है। अतः वो लोग क्या करते हैं कि बाहर से कचरा इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे एक बेसिक प्रॉब्लम समझ में आई कि हिंदुस्तान में कचरे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम लोग उसको अलग अलग नहीं करते हैं। तो ये एक आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। फिर हमने 2017 में जो दिल्ली में रिसाइकलिंग प्लांट था उसको बंद किया और 2018 में मैं जयपुर आया। जयपुर आने के बाद अपने और दोस्तों के साथ मिलके मैंने एक आइडिया है, बिजनेस है, जो शुरू किया। अच्छा, आपका होम टाउन जयपुर ही है आई थिंक? नहीं, मेरा होम टाउन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, शाहपुरा के पास। आपने अगर त्रिवेणी नाम सुना हो तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, रिसाइकिल का आपने जिक्र करा है, क्या होता है रिसाइकिल और कचरा कौन सा होता है? कचरा बहुत सारा होता है, एक तो थैलियाँ होती है, बोटल्स भी होती है, और मैं नाम नहीं ले सकता, इतने कचरे होते हैं। तो आप किस पे डिमांड करते हैं वो बताएं छोटे शब्दों में। बेसिकली देखो, कचरा है, जनरली कचरे में देखो प्लास्टिक भी आता है, प्लास्टिक की थैलियाँ भी आती हैं, दूध की थैलियाँ, कुरकुरे चिप्स के पैकेट वैकेट, ग्लास बोटल्स और भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम है, खाने वाला कचरा है। और ये सब कचरा है वो रिसाइकिल होता है, और ये सब कचरा हम कलेक्ट करते हैं, बट अलग अलग डस्टबिन में सेग्रीगेट करवा के ही कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र करा था अभी, हम जो गांव की लेडीज़ें होती है वहाँ से कुछ चीज़ें बनवाते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे कचरे से बनी हुई है ये सारी चीज़ें, और बिहाइंड द कैमरा भी आपको क्लिप्स चलती हुई मिलेंगी। सर क्या क्या काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्लिप्स में भी ज़रूर देखिएगा आप लोग, इस तरीके की चीज़ें। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बिकती कहाँ है सर?
सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स बिजनेस की अगर मैं बात करें तो देखो धीरे धीरे इंडिया में भी ट्रेंड बदलना स्टार्ट हुआ है। लोग इको फ्रेंडली चीज़ों की तरफ मूव करना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर किसी को हम बता के ये सेल करते हैं कि ये कुछ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा बनाया गया है और कचरे से बनाया गया है, तो कुछ इलाइट क्लास के लोग जो कि अच्छे खासे घर से होते हैं, वो लोग ये लोग खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो आप ये सीट वीट बैठने के लिए देखते हैं आजकल थीम बेस्ड कैफ़े, लोग रेस्टोरेंट ढाबा का भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी डिमांड होती है। अगर आउट ऑफ इंडिया आप अगर मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इनकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है आउट ऑफ इंडिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आने वाले टाइम पे आपको देख के कोई भी भाई अगर आपसे इंस्पायर होके वो कुछ स्टार्टअप करना चाहें आप ही के जैसा, तो आने वाले टाइम पे कितना स्कोप है वो बताएं। सो देखो अभी अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करूं तो ये एरा जो है स्टार्टअप्स का ही है। आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, बहुत लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, बढ़िया बढ़िया रैंक की गवर्नमेंट जॉब छोड़ के स्टार्टअप्स किए हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट उठाए हैं और एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है इंडिया में। जो इकोसिस्टम हम अमेरिका की बात करें 1999-95 के दौरान था, वो इकोसिस्टम इंडिया में बिल्ड हो रहा है। तो ये है। अब किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसमें कुछ ऐसी होती हैं कि एक तो आपका आइडिया वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है आप उसको लेकर आ रहे हैं, आपका आइडिया किसी की समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर मैं फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या उबर ओला जैसी कंपनियों की बात करूं तो हमें फ़्लिपकार्ट क्या देता है, हमें दुकान पे जाके 1000 चीज़ें देखने के बजाय हम वेबसाइट पे बैठ के एक घर पे चीज़ें मंगवा सकते हैं, यानी कि ये किसी की समस्या का समाधान कर रहा है। तो ऐसा ही किसी समस्या पे आपका आइडिया वैलिडेटेड होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। भले ही आपके पास शुरुआत में पैसे कम हो, फंड कम हो, बट आप अगर एक अच्छी टीम के साथ बैठे हैं तो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं जो आपके लिए पैसा लगाने का तैयार हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत आ चुकी हैं अभी जो सपोर्ट करती हैं। कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो जिनका इंक्यूबेशन प्रोग्राम चलता है, जो स्टार्टअप्स को एडमिशन देती हैं। एडमिशन देने के बाद उनको गाइड करती हैं, उनको नर्चर करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं और एक सर्टेन स्केल तक जाने में उनकी हेल्प करती हैं। अच्छा सर, आपने पार्टनर के नाम आपने बताया कि जैसे मेरे पास 3 पार्टनर हो रहे हैं, तो उनके नाम आप बता सकते हैं यहाँ पे? हाँ डेफिनेटली। सो मेरे जो दूसरे पार्टनर हैं उनका नाम है अजय पुरी। वो भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही बिलोंग करते हैं, वो IIT खड़गपुर से पास आउट हैं। इससे पहले वो topper.com में एक अच्छे खासे पे स्केल पे जॉब कर रहे थे, बट उन्होंने ये छोड़ा क्योंकि उनको लगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ के एक इनसिक्योर इकोसिस्टम में वो घुसे। मेरे जो दूसरे पार्टनर हैं उनका तीसरे पार्टनर का नाम है मनोज साबू। इससे पहले वो लगभग 8 साल तक जेनपैक्ट इंडिया में एक अच्छी रैंक पे जॉब कर रहे थे और सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा था, बट उनको भी लगा कि उनका आइडिया किसी बिजनेस को है जो वो एक चेंज करने वाली या एक सोसाइटी में चेंज लाने वाली थीम पे है, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। मेरे तीसरे पार्टनर हैं चंद्रकांत भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है और इससे पहले चंद्रकांत के पास खुद का एक हाइपर लॉजिस्टिक चैनल होता था। उनके पास लगभग 150 के आसपास ट्रक होते थे और वो जामनगर से रन करते थे अपनी कंपनी को। और काफ़ी टाइम पे वहाँ पे काम करने के बाद जब उनको मैंने ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी, अपने काम के बारे में बताया, तो उन्होंने भी बेझिझक ज्वाइन किया और अभी हम 4 लोग अच्छे तरीके से अच्छी एक सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर अगला क्वेश्चंस कि ये जो चीज़ें से आपने अब विदेश का जिक्र करा था अभी, मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों कि ऑलरेडी सर बहुत प्रतिष्ठित पर्सनालिटी है, हर न्यूज़ चैनल में सर छाए हुए हैं और मैं भी इनके पास वो न्यूज़ चैनल देख के ही आया हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अभी ये सेलिंग जो है ना, आपने विदेश का नाम लिया, बोला बिहाइंड द कैमरा सर ने बोला यहाँ पे अभी इतना स्कोप नहीं है, बाहर ज़्यादा स्कोप है, तो एक बार वो बात बताएं ना सर, कहाँ पे? सो रिसेंटली मैं स्विट्ज़रलैंड था, इसी आइडिया को लेकर हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था। तो दरअसल होता क्या है कि थोड़ा सा एक इनकम सेगमेंट पे डिपेंड करता है आपका मार्केट। विदेशों में लोगों की इनकम सेगमेंट ऐसी है कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, जैसे इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम से मेरा मतलब है ऐसा पैसा जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। जैसे अभी आजकल ट्रेन चल रहा है जिसमें हम बाहर से खाना मंगा के अपन खाते हैं, तो वो कॉस्टली पड़ता है, बट लोगों को परवाह नहीं है। इसका मतलब
अगर लोग अपना पैसा व्यर्थ करते हुए परवाह नहीं करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। तो जो बाहर के लोग हैं, जो विदेश के लोग हैं, वो नई चीज़ों को ट्राई करने में झिझकते नहीं हैं, उनकी सेविंग्स की तरफ ध्यान कम होते हैं और वो परचेज़ करने पे नई नई चीज़ों को परचेज़ करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो विदेश के मार्केट से मेरा मतलब यही था कि ऐसा मार्केट जहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें, पुरानी चीज़ें, परंपरागत चीज़ें जो इको फ्रेंडली हैं, जो नेचर को हेल्प करती हैं, उनका एक अच्छा खासा मार्केट है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाना पड़ रहा है। इसके लिए आपके पास बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स साइट्स अवेलेबल हैं। आप उनको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं बहुत सी वेबसाइट्स के थ्रू। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अभी, तो आप एक इट्सी करके प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। उसके इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी बायर्स मिल जाएंगे। आप उनको ट्रेड इंडिया या इंडिया मार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप उनको फेसबुक या लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी डिजिटल युग ने इन सब चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि हमें किसी भी मार्केट को टैप करने में कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले क्या जब निकले थे आप कॉलेज से, नौकरी करी थी? नहीं, एक्चुअली नौकरी मैंने नहीं करी। हालांकि मैंने घर वालों को बताया नहीं कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने नौकरी नहीं की। मैंने जो भी किया अपना खुद का बिजनेस पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बजाय नौकरी पे फोकस करने, क्योंकि देखो एक सीमित गवर्नमेंट के पास सीमित चीज़ें हैं और गवर्नमेंट सबको रोज़गार नहीं दे सकती। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और उनको जो रोज़गार क्रिएट करने पड़ेंगे, अवसर बनाने पड़ेंगे दूसरे लोगों के लिए। आज हमने ये बिज़नेस शुरू किया तो लगभग हम 22 लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो हो सकता है कि मैं सिर्फ अकेला तनख्वाह ले रहा होता, बट अभी मैं अपनी भी तनख्वाह लेता हूँ, साथ में 21 लोगों को और भी सैलरी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जब स्टार्ट करा था, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया था और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं आप? अभी किन किन फर्म्स ने आपको, जैसे आपने बताया था मेरे को, किन किन फर्म्स ने आपको इन्वेस्ट कराया, वो बताएंगे। सो डेफिनेटली इनिशियली जब देखो मार्केट में जब भी जाते हो तो मैंने बोला कि आइडिया वैलिडेटेड होना चाहिए। मतलब आपके पास कुछ तो संसाधन जेब में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली जेब आ गए हो मार्केट में। संभव है कि आपको इनिशियली बिना खाली जेब भी आएंगे, बिना पैसे के भी आएंगे, तो आप हो सकता है कि आपको पैसा मिल जाए बाहर से और आप करें, बट उसमें क्या है कि एक समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप इनिशियली 4 या 5 लाख रुपए का फंड लेके चलें ताकि आप बिजनेस मॉडल को वैलिडेट कर सकते हैं। मैं इनिशियली लगभग 12 लाख रुपए लेके हम 4 फाउंडर्स ने इसको स्टार्ट किया था, और जब 12 लाख रुपए खर्च होते होते हमें हमारा बिजनेस मॉडल का वैलिडेशन मिल गया था। यानी कि हम जो कह रहे हैं वो जेन्युइनली मार्केट में एक प्रॉब्लम है और हम जो कर रहे हैं वो जेन्युइनली एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। ये कन्विंसिंग पावर हमारे पास आ गई थी। तो कन्विंसिंग किसको करना है, कन्विंस किसको करना है, हमें इन्वेस्टर को कन्विंस करना था। तो हमने इन्वेस्टर को टैप करना स्टार्ट किया। जो भी मार्केट में लोग कंपनियों में पैसा लगाते हैं उनसे मिलना स्टार्ट किया। तो इसी कड़ी में हमें टाटा ग्रुप का एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको सोशल अल्फा बोलते हैं, तो वहाँ से उनके लोगों से हम कनेक्ट हुए और उनको हमारे बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल लगा। तो उन्होंने शुरुआती चरण में लगभग एक अनडिस्क्लोज अमाउंट है जिसको हम ऑफिशियली डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, बट 1 करोड़ के आसपास का फंड है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सर, आप अपने आप को प्रमोट करना चाहें, आप प्रमोशन करना चाहें अपने आप का, तो वो भी आप कर सकते हैं छोटे शब्दों में। हाँ, जहाँ तक प्रमोट करने की बात है वो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर से आते हैं। अभी जैसे बहुत से मार्केट, बहुत से सेगमेंट ऐसे हैं जो हॉट केक हैं। हॉट केक मीन्स जिनको गवर्नमेंट भी देखती है, जिनका समाधान जनता भी चाहती है, तो वहाँ पे आप अपने आप प्रमोट हो जाते हैं। हम वेस्ट से रिलेटेड सेग्रीगेशन और मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। यहाँ पे कुछ सोशल सेक्टर के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये बिजनेस है हमारा जो प्रमोट हो रहा है। कितनी इनकम जनरेट हो सकती है सर, वो बताएं एक बार। सो अभी देखो आज के युग में इनकम का कुछ मतलब फिक्स नहीं है। आप इनकम 2 टाइप से हो रही है। अगर मैं बात करूं एलन मस्क की, तो वो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बट हो सकता है कि उनकी जेब में आज 1 रुपया भी नहीं हो। तो एक होती है वर्थ होती है। तो वर्थ का मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनकी कीमत क्या है। तो अगर आप स्टार्टअप सेक्टर में हैं और आप इस इनकम की बात कर रहे हैं तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं। हमने जो कंपनी शुरू की थी तो लगभग 0 रुपये की कंपनी थी, बट अगर आज मैं बात करूं तो ये कंपनी हम 30 करोड़ से ऊपर की मानते हैं।
और 30 करोड़ में अगर जो भी मेरी हिस्सेदारी है, जो भी प्रतिशत मेरा बनता है, उतनी इनकम का मालिक मैं हूँ। उस इनकम इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तनख्वाह की बात है तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम अपनी कंपनी को देते हैं, कितना आपकी स्किल सेट है जो कंपनी को हेल्प कर रही है। उस बेसिस पे इन्वेस्टर जब भी आता है तो आपकी एक फिक्स सैलरी डिसाइड करता है, जो 1 लाख से लेके 5 लाख तक की भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। नौकरी या बिजनेस, क्या क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? मतलब नौकरी बेस्ट है या फिर बिजनेस बेस्ट है? क्या करना चाहिए हमारे भाइयों को, वो बताएं। देखो, डिपेंड करता है। बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो मतलब थोड़ा बहाना तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे थोड़ा ये आउट फैशन आप कह सकते हैं लगता है, वो परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं। तो मेरे सामने भी डिफरेंट परिस्थितियाँ थी, नौकरी करना ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैंने नहीं करी। तो क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो ड्रीम्स मैंने बचपन में देखे हैं, अभी होता क्या है कि जैसे बचपन में जो ड्रीम देखते हैं, वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं छोटे होते जाते हैं ड्रीम, क्योंकि हम सच्चाई से रूबरू हो रहे होते हैं या फिर हम मेहनत से जी चुरा रहे होते हैं। तो हमने ऐसा नहीं था, हमने जैसे हमारी उम्र बढ़ी या मैंने कॉलेज में गया तो मेरे सपने बचपन के सपनों से बड़े हो गए, और मुझे लगा कि जो सपने मैं देख रहा हूँ वो नौकरी से तो पूरे नहीं हो सकते। हाँ, हो सकता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर पाऊँ, उनको अच्छी शिक्षा दे पाऊँ, बट जो ड्रीम्स मैं पर्सनल लेवल पे अचीव करना चाहता था, जो गाड़ियाँ मैं लेना चाहता था, जिस हिसाब का मकान मैं बनाना चाह रहा था, जिन लोगों पे मैं प्रभाव छोड़ना चाह रहा था सोसाइटी में, वो किसी भी नौकरी में संभव नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से बिजनेस इज़ द बेस्ट। सर, बहुत सारे स्टार्टअप है जो वर्ल्ड के अंदर एक छोटे से गैराज से स्टार्ट हुए थे और आज मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस, जितने भी आप बोल सकते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? आपका ड्रीम्स बताएं आप। ड्रीम्स में इन टर्म्स ऑफ पैसा तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए भी लगेगा कि ये तो कैसे पॉसिबल है, फिजिबल ही नहीं है, इतना तो अचीव नहीं कर पाओगे सर। तो मैं बताता हूँ कि मैं इस कंपनी को लेकर मेरा सपना क्या है। इस कंपनी को लेकर हमारा जो सपना है वो ये है कि हम इंडिया की पहली डंपिंग फ्री सिटी बिल्ड करें। डंपिंग फ्री का मतलब एक ऐसी सिटी जहाँ कचरे का एक तिनका भी बाहर जाके फेंकना नहीं पड़ रहा है, मतलब वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन के बाद जो भी कचरा हो रहा है, उपभोग करने के बाद जो भी कचरा पैदा हो रहा है, उसको दोबारा वैल्यू चेन में लेके आएँ। वैल्यू चेन से मतलब दोबारा उसको इस्तेमाल करने की चीज़ें बनाएं उन सब कचरों से। वो हमारा ड्रीम है। 5 साल की मैं बात करूं तो नेक्स्ट 5 साल में हम इसको लगभग 200 करोड़ की कंपनी बनाने का ड्रीम लेके चलते हैं। तो ये अभी हमारा ड्रीम है। मुझसे अगर कुछ छूट गया हो, है ना, और आप हमारे भाइयों के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, है ना, सरल शब्दों में, वो बताएंगे। इनमें मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, आप वाला भी कर देता हूँ और ये भाइयों के लिए मैसेज भी छोड़ देता हूँ। पहली बात तो कि आप देखो सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो कंफर्ट जोन छोड़ के बात कर रहे हो। मतलब आपके पास 2 दिन कंफर्ट जोन में जाने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है जहाँ आप बिस्तर पे बैठे बैठे आराम से टीवी देख के मज़े कर सकते हैं। बट आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में एक इच्छा शक्ति है, एक चेष्टा है, आप कुछ करना चाहते हैं और आप उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से आते हैं। बहुत सी बार आपको बेइज्जती या आप कह सकते हैं कि लोग मना कर देते हैं, निराशा उत्पन्न होती है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब लोगों से इतना सुनने को मिलता है। कुछ लोग हो सकता है आपको डांट भी देते हो, फिर उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो आपका फ़ैन हूँ इस जगह, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्किल सेट है मेरे हिसाब से। अगर किसी ने इतनी स्किल सेट बिल्ड कर ली अपने अंदर, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू मैं आज ये मान के चलता हूँ कि उसने 50,000 रुपये पर मंथ का वो किसी के यहाँ का भी एक स्किल सेट है जो वो जॉब पा सकता है। तो आप जो कर रहे हैं वो एक अच्छा ट्रैक है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें, इनको अपनी शुभकामनाएं दें। दूसरा, लोगों के लिए जनरली अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो देखो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जैसे सर बाहर आए हैं, ये छोड़ के आ रहे हैं, आप लोग कोशिश करो। एक बार तकलीफ़ होगी आपको, शुरुआती 1 साल 6 महीने के लिए तकलीफ़ होगी, बट आप किसके लिए आ रहे हैं? अपने लिए तो आ रहे हैं। तो आइए, बाहर आइए। नौकरी ये सब ठीक है, मिलती है तो अच्छी है, नहीं मिलती है तो बहुत, ये देश अवसरों से भरा पड़ा है। अभी मैं रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड था, तो वहाँ जाने के बाद 3 दिन बाद मुझे एंजाइटी, मतलब घबराहट सी होने लगी कि यार एक ऐसा देश है जहाँ पे किसी के पास कोई अवसर ही नहीं है, सबके पास वेल सेटल्ड है, मतलब किसी की कोई समस्या ही नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो समाधान क्या करोगे? ये देश ऐसा है जहाँ पे हर इंसान के पास कोई ना कोई समस्या है और हर समस्या पे एक बिजनेस खड़ा हो सकता है। तो
ये सही वक्त है, सही टाइम है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप बाहर आओ और कुछ आइडिया लेके आओ। मार्केट में पैसे लगाने वाले लोग भी हैं, एक अच्छी सी टीम बनाओ और एक बिजनेस खड़ा करो। दूसरा मैंने हेमेंद्र के लिए सॉरी हमीर के लिए बोला है, अपनी शुभकामनाएं दो सर को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इनको। ये जो कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य फीडबैक मेरे लिए जाहिर करा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। आई थिंक मुझे बाइंड अप करना चाहिए अब, और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा आगे आने वाले टाइम में, साल भर या 2 साल में, 6 महीने में मैं एक बार वापस आपसे कनेक्ट होऊंगा दोबारा, ताकि आप हमारे जो भाई लोग हैं उनको दोबारा इंस्पिरेशन दे पाएँ, एक्चुअली उनको मोटिवेट कर पाएँ, और आप कहाँ तक पहुँचे वो सारी स्टोरी उन तक पहुँचा पाएँ। वापस तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के हमारे भाइयों के साथ शेयर करा, मेरे साथ शेयर करा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले टाइम पे भी मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा, ऐसे ही किसी महान भाव से आपको मिलवाता रहूँगा, एक्चुअली जो अलग अलग बिजनेस करते हैं। वापस बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।